तो भाई पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत अच्छे से क्या किए थे, पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमाण क्या है, उस सभ्यता का विकास कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सारा चीज हम लोग क्या किए थे, अच्छे से पढ़े थे। आज हम लोग आपके प्राचीन भारतीय इतिहास का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका क्या, वैदिक काल। क्या है? वैदिक काल। तो आज हम लोग वैदिक काल को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा वैदिक काल। वैदिक काल की अगर बात करें तो इसको सभ्यता और संस्कृति दोनों कहा जाता है। इससे पहले का जो काल हम लोग पढ़े उसको केवल कहा जाता है क्या, सिंधु सभ्यता। सिंधु संस्कृति कहीं कहीं मतलब ये हमको पढ़ने के लिए जल्दी नहीं मिलता, सिंधु संस्कृति इसका नाम जल्दी कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब वैदिक काल में जाते हैं हम लोग तो हम लोग उसको वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता और संस्कृति। वैदिक सभ्यता और संस्कृति इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उस समय को जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्रोत है, प्रमाण है। यानी हमने के लगे ऐसा बहुत सारा प्रमाण हुए, साहित्य के रूप में भी और पुरातत्व के रूप में भी। जैसे हम लोग का कर सकल जाला, वैदिक काल के बारे में बहुत अच्छे से जान सकल जाला, वहाँ का सामाजिक जीवन, उन लोगों का राजनीतिक जीवन कैसन रहल, आर्थिक जीवन कैसन रहल, धार्मिक जीवन कैसन रहल, यानी पूरा हम लोग का कर सकल जाला, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से जान सकल जाला। ठीक, तो आज हम लोग वैदिक काल स्टार्ट कर ली। और वैदिक काल के अगर समय की बात करें, हेडिंग डाल दीजिएगा वैदिक काल। वैदिक काल के अगर टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा वैदिक काल। वैदिक काल के अगर हम समय की बात करें तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह आपका वैदिक काल का समय माना जाता है। कितना? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व का जो समय है वह आपके प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक काल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इस टॉपिक की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो हम लोग एक एक बिंदुओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जहां से क्या किया जाता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहला जो आपका जो पॉइंट है वो क्या है, वैदिक काल के प्रमुख स्रोत एवं प्रमाण। यानी ऐसे कौन कौन से स्रोत और प्रमाण हैं जो हमें वैदिक के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका क्या, वैदिक काल का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक पीरियड। तीसरे पॉइंट पर यानी तीसरे बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे आर्य और आर्यों का आदि स्थान, क्योंकि आर्यों ने ही क्या किया था, पूरे वैदिक सभ्यता को क्या किया था, विकसित किया था। इसके बाद हम लोग वैदिक काल का भौगोलिक पृष्ठभूमि देखेंगे, वैदिक काल का विभाजन देखेंगे और पूरे वैदिक काल का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उनका पूरा क्या करेंगे, जीवन पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कुल हम लोग इतने बिंदुओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से यूपीपी का, तो यूपीपी का एग्जाम था, वहां परीक्षा में आपका प्रश्न आया ही था। साथ ही अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आपसे पूछा जाता है, और यह जो है हमारे कल्चर का क्या है, पार्ट है। ठीक, आगे चलते हैं और एक एक बिंदुओं पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, वैदिक काल के प्रमुख स्रोत एवं प्रमाण। क्या है? वैदिक काल के प्रमुख स्रोत और प्रमाण। तो भैया स्रोत के रूप में हमने आपको बताया है कि अगर हम इतिहास की बात करें, किसकी बात करें, इतिहास की, तो इतिहास के प्रमाण की बात करें, आ जाइए, तो इतिहास के प्रमाण में केवल दो ही को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। एक तो भैया हो जाता है आपका क्या, इधर साहित्य हो जाता है, और दूसरा हो जाता है आपका क्या,
पूरा तत्व। तो एक हो गया आपका साहित्य, दूसरा हो गया हम लोग का आपका पूरा तत्व। ठीक। तो वैदिक काल के भी क्या है, दो प्रमाण है। वैदिक काल के बारे में हमें साहित्यों से भी जानकारी मिलता है और पुरातत्व से। तो साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य में जो आपके क्या है, वेद, वेदों से हमें क्या मिलता है, आपके वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक काल में जैसे हम लोग का भाई 4 वेद हैं, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ये हम पढ़ा चुके हैं साहित्य वाले पार्ट में। ठीक है, जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं वो पिछले वीडियो को एक बार देख लेंगे। अब दूसरा क्या है, वो है आपका पूरा तत्व। ठीक। तो हम लोग एक एक चीज को चलिए बढ़िया से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया वैदिक काल को जानने के लिए कौन कौन से प्रमाण हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, लिख दे रहे हैं, वैदिक कालीन पुरातात्विक प्रमाण। तो वैदिक कालीन पुरातात्विक प्रमाण की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका क्या, अभिलेख। क्या आता है, अभिलेख। और अभिलेखों में 2 अभिलेख हैं। पहला है आपका बेगज कोई अभिलेख। तो सबसे पहले हम लोग बेगज कोई अभिलेख को देख लेते हैं, इससे जुड़े बेगज कोई अभिलेखों में सबसे पहले आपका क्या है, बेगज कोई अभिलेख। अगर इसकी बात करें तो बेगज कोई अभिलेख जो है वो 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है, 1400 ईसा पूर्व का है। अगर इसके स्थान की बात करें तो ये कहां पे है, तो ईरान में है। कहां पे है, ईरान में। यहाँ पे इसको, इसका जो जगह है उसको कहा जाता है एशिया माइनर। ठीक है। इस अभिलेख पर क्या है, 2 जो है कबीलों के युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है, 2 कबीलों के युद्ध का वर्णन है। एक तो जो पहला कबीला है उसका नाम था हित्ती। क्या नाम था, हित्ती। और दूसरा जो था उसका नाम था मित्ताली, या इसी को कहते हैं मित्ती। हित्ती और मित्ती, ये दोनों ही कबीले क्या थे, आपस में लड़ाई लड़ते थे। क्या करते थे, हमेशा दोनों में क्या होता था, युद्ध होता था। तो जब युद्ध होता था तो भाई बड़ी मात्रा में लोगों का जन और धन का हानि होता था, बहुत लोग मारे जाते थे। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, इन लोग जो है आपस में संधि किए, और संधि के रूप में इन्होंने क्या किया, ईरान के एशिया माइनर में लगभग 1400 ईसा पूर्व में बेगज कोई अभिलेख क्या किया, स्थापित कर दिया। और इस अभिलेख में इन्होंने 4 देवताओं को क्या मांगना, साक्ष्य माना। जैसे कि इसमें आता है आपका इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 ऐसे देवता हैं जो कि वैदिक काल से संबंधित हैं। इन चारों देवताओं को क्या माना गया, एक जो है शपथ के रूप में या प्रमाण के रूप में मान लिया गया। और इनको मानकर क्या किया गया, ये लोग ये आपस में बातचीत किए कि भैया अब हम लोग आपस में लड़ाई ना करेंगे, युद्ध ना करेंगे। तो ये पहला ऐसा अभिलेख है जो हमको वैदिक काल के बारे में क्या करता है, जानकारी उपलब्ध कराता है। अब दूसरा अभिलेख अगर बात किया जाए, एक तो आपका ये हो गया बेगज कोई अभिलेख, दूसरा अभिलेख है उसको हम लोग कहते हैं मास्की का अभिलेख। क्या कहते हैं, मास्की। कहीं कहीं किताबों में इसको कास्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्की या कास्की अभिलेख। मास्की और कास्की अभिलेख की अगर बात करें तो ये लगभग 1600 ईसा पूर्व का है। कब का है, 1600 ईसा पूर्व का।
तो वैदिक काल को बताने वाले कितने अभिलेख हो गए? दो। कौन कौन सा? एक बेगच कोई और दूसरा हो गया मास्की या कास्की का अभिलेख। मास्की के अभिलेख की बात करें या कास्की के अभिलेख की बात करें तो इसमें यह प्रमाण मिलता है कि जो आर्य थे, आर्य ईरान से भारत आए थे, ऐसा प्रमाण, ऐसा लिखा गया है। मतलब ये लिखा गया है कि कुछ ईरान के ऐसे लोग थे जो है कि वो कहां गए थे? भारत गए थे। इसका वर्णन किससे मिलता है? आपके मास्की या कास्की अभिलेख से। तो दो ऐसे अभिलेख है, किससे? अगर देखा जाए तो हमने कहा भाई हमारा टॉपिक क्या है? वैदिक कालीन पुरातात्विक प्रमाण। इस पुरातात्विक प्रमाण में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? अभिलेख। अभिलेखों की संख्या दो है जो कि वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। एक है आपका बेगस कोई अभिलेख और दूसरा है आपका मास्की अभिलेख या कास्की अभिलेख। ठीक, अब आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब दूसरा जो है वो है आपका, इसी टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे हम लोग, वैदिक कालीन पुरातात्विक प्रमाण में ही दूसरा हम लोग देखेंगे वो है आपका मृद भांड। क्या है? भांड, जिसको हम लोग कहते हैं मिट्टी का बर्तन। ठीक, तो एक जगह है राजस्थान का, कहां का? राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है भगवानपुर। क्या नाम है? भगवानपुर। लिख दे रहे हैं, फिर से रुक जाइए। यहां से हमें वैदिक कालीन बस्तियों का कुछ प्रमाण मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ बर्तन के रूप में हम लोग को चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर भांड, क्या है इसका प्रमाण मिलता है। चित्रित धूसर मृद भांड का मतलब होता है कि ऐसे मिट्टी के बर्तन जिनको क्या किया गया है? पकाया गया है। ठीक है, और पकाने के बाद उस पर क्या किया गया है? चित्रकारी किया गया है। तो ऐसे ही मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं? चित्रित धूसर मृद भांड। तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में अगर हम वैदिक कालीन पुरातात्विक प्रमाण की बात करते हैं तो एक तो हो गया मृद भांड, ठीक, और दूसरा जो था वो क्या था आपका? अभिलेख। यही था ना? कितने थे भाई? तो कौन कौन सा? मास्की और आपका कौन सा? बेगस कोई। ये दो अभिलेख थे और दोनों अभिलेखों पर क्या वर्णन है ये क्लियर हो गया। तो हम लोग का वैदिक कालीन जो प्रमाण है जो है वो पुरातात्विक स्रोत क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। तो अगला है आपका क्या भाई? वैदिक कालीन साहित्यिक प्रमाण। वैदिक कालीन साहित्यिक प्रमाण की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है क्या? वेद और ब्राह्मण। ये दो हैं जो हमें वैदिक काल के वेद के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। वेदों की बात करें तो भाई आ जाता है क्या क्या? ऋग्वेद, उसके बाद आपका यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्व, लास्ट में आ जाता है आपका क्या? अथर्ववेद। क्या आ जाता है? अथर्ववेद। इन वेदों से हमें क्या होता है? वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो हम लोग का जो पहला टॉपिक था
जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक था हम लोग का क्या, वैदिक कालीन प्रमुख स्रोत और प्रमाण। ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं और दूसरा टॉपिक देखते हैं, आर्य और आर्यों का आदि स्थान। तो आपको एक चीज बता दे कि ये जो वैदिक काल है, कौन सा, ये जो हमारा क्या है, ठीक है, इसका जो जनक है वो माना जाता है किसको, आर्य को। क्या माना जाता है, आर्य को। आर्य की अगर बात करें तो आर्य कोई जाति नहीं बल्कि क्या था, जाति नहीं बल्कि क्या था, उपाधि था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है वो क्या है, तो विद्वान है, श्रेष्ठ है और कुलीन है, या उसको हम लोग कह सकते हैं ज्ञानी। ठीक है, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विद्वान होता है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है और ज्ञानी होता है ना। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई पूरे वैदिक काल के जो जनक थे वो कौन थे, आर्य थे। तो लोग कहते हैं कि भैया आर्य भारत के थे या कहीं और से आए थे, तो अगर दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर विद्वान श्रेष्ठ कुलीन की बात है तो विद्वान भारत में भी हो सकते हैं और भारत के बाहर भी हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में विद्वान हम तोरे देश में विद्वान ना हुई हम, ऐसा तो कोनो बात है नहीं कि नहीं जौन है तो हमारे यहाँ तोरे यहाँ कुछ ना है। तो भाई अगर हमारे यहाँ विद्वान है तो दूसरे देशों में विद्वान है। ठीक, तो यह एक विद्वानों का युग था, एक ऐसा विद्वान वर्ग जो क्या कर रहा था, पूरे समाज को क्या कर रहा था, विकसित कर रहा था, एक नए प्रकार के सभ्यता का निर्माण कर रहा था। ठीक, सभ्यता के बारे में हम आपको बताए हैं, सभ्यता क्या होता है, एक छोटे से बच्चे की तरह धरती पर आता है और बच्चा जैसे 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 बढ़ता है तो उसका तमाम तरह का क्या शारीरिक विकास होता है। बालक में सबसे पहले क्या होता है, बच्चे में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास के साथ उसका मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास के साथ क्या होता है, सांवेगिक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और सांवेगिक विकास के बाद उसका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है, और जब समाज में आता है तब उसके अंदर चारित्रिक और नैतिक विकास होता है। क्या होता है, चारित्रिक और नैतिक विकास होता है। सभ्यता भी ऐसी ही बच्चे की तरह है। समाज सभ्यता क्या होता है, धीरे धीरे स्थापित होता है और उसका एक स्ट्रक्चर, एक संरचना तैयार होता है, एक ढांचा तैयार होता है, और उस ढांचा में संवेग है, समाज है, राजनीति है, अर्थ है और धर्म है। समझ रहे हैं ना। तो सभ्यता भी एक बच्चे की तरह क्या होता है, धीरे 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 विकसित होता है और अंत में विकास के इतने पायदान पर पहुंच जाता है कि विकास करने वाला ही सभ्यता का क्या करता है, विनाश कर देता है। अभी वर्तमान में देखत हुआ ना, ईरान, लेबनान, ये सब कुछ देखत हुआ लड़ाई ना, रूस और यूक्रेन युद्ध देखत हुआ ना, ये का है, एक बढ़िया सा सभ्यता धीरे 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 स्थापित भल, धीरे धीरे विकसित भल। अब विकसित हो तो इतना विकसित हो गल कि तमाम तरह का टेक्नोलॉजी, हथियार, बंदूक, रॉकेट, बम, कुल तमाम तरीके का हो गल, तैयार हो गल। अब वो आपस में जो है थोड़ा उवल हो था, ए हर से छोड़ो तुम साए, हर से छोड़ो साए, और छोड़ छोड़ के आपस में ही क्या करो था, अपने पूरे सभ्यता के क्या करत हन, विनाश करत हन। समझला ना। तो विकास ही क्या है, विनाश का कारण है। तो सभ्यता को जिन लोगों ने विकसित किया उन्हीं लोगों ने उसका क्या किया, विनाश किया। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर क्या हुआ, अब आर्यों की बात करें तो कुछ लोग कहन भैया आर्य बहरे से हिलन, ओकरे संक्षेप में, ओकरे कॉन्सेप्ट में बहुत लोग हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर अविनाश दास। क्या नाम है, डॉक्टर अविनाश दास। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ऋग वैदिक, ऋग्वैदिक इंडिया। क्या है,
ऋग्वैदिक इंडिया। इसमें इन्होंने ये कहा कि भैया जो आर्य थे वो मूल रूप से क्या थे, भारत के थे। कहाँ के थे, भारत के थे। इसी तरीके से अलग अलग लोगों का जो है क्या है, जैसे कि गंगा जो है बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत सारे विचारक हैं जो आर्यों को अलग अलग स्थान से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं आर्य ईरान से आए, कुछ लोग कहते हैं आर्य यूनान से आए, कुछ लोग कहते हैं कि यहीं के लोग जो थे वो क्या थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे वही क्या थे, आर्य के नाम से जाने जाते थे। कुछ कहलन है कि हंगरी प्रदेश से आर्यलन, हंगरी उंगरी से आर्य आर्यलन, ठीक। तो अलग अलग विचारकों ने इसके संदर्भ में क्या किया है, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। अब आगे चला जाए और अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका, वैदिक काल का सामान्य परिचय। तो भाई सामान्य परिचय तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे कि वैदिक काल सामान्य परिचय में हम आपको बता दें कि वैदिक काल जो था वो क्या था, एक पहला पॉइंट है वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता संस्कृति था। पहला विशेषता तो यही हो गया, ठीक है। और दूसरा देखा जाए तो भाई भारत का दूसरा सर्वाधिक विस्तृत सभ्यता था, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या था, सभ्यता था, ठीक। तीसरी बात अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसके जनक जो थे वो कौन थे, इसके जनक जो थे वो कौन थे भैया, आर्य थे। कौन थे, आर्य थे, ठीक है। और इसका विकास देखा जाए तो कहां था, तो भाई संपूर्ण उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत में इनका क्या हुआ था, पूरा विस्तार हुआ था, ठीक। तो ये इनका क्या था, इनसे संबंधित कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था। आगे चलते हैं और आगे देखा जाता है। अब इनके भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, आर्यों के भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं ना। तो पृष्ठभूमि का अगर बात करा जाए तो देखा मैप में क्या होला, तो लोग के पता है कि इधर का भैया उत्तर है, इधर क्या है दक्षिण है, इधर क्या है आपका पूरब है, और इधर क्या है पश्चिम है ना। आपने देखा कि एक सभ्यता जो सिंधु सभ्यता थी वो आपका पश्चिमोत्तर प्रदेश में क्या किया था, ज्यादा विकसित हुआ था। क्या हुआ था, पश्चिमोत्तर प्रदेश में इसका विकास सबसे अधिक हुआ था। इसी तरीके से अगर हम आर्य सभ्यता की बात करें तो यह आपका उत्तर और पूर्व वाले एरिया से लेकर मध्य देश तक था। कहां तक था, मध्य देश तक था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता का विस्तार गंगा और यमुना के दोआब या मैदानी क्षेत्र तक विकसित था ना। गंगा की अगर बात की जाए तो गंगा का वर्णन सबसे पहली बार, गंगा नदी का सबसे पहली बार वर्णन कहां किया गया है, गंगा नदी का सबसे पहली बार वर्णन किसमें किया गया है, ऋग्वेद में। कितनी बार किया गया है, एक बार। कितनी बार, एक बार। एक बार इसका वर्णन है गंगा नदी का, किसमें है भैया, तो ऋग्वेद में। यमुना का देखा जाए तो कितनी बार है, तीन बार। कितना है, तीन बार, ठीक। अब वैदिक कालीन में चूंकि अब नदियों का विस्तार जो हुआ था, इस सभ्यता का जो विकास हुआ था वो नदियों के किनारे ही हुआ था। तो कुछ नदियों में नाम आता है क्या, सरस्वती का, सरस्वती का,
सरस्वती को ऋग्वेद में नदीमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदीमा, मतलब नदियों का माँ। क्या कहा गया है? नदियों का माँ कहा गया है। किसको? सरस्वती को। एक तरीके से कह सकते हैं हम कि ये जो था वो आपके ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी था। क्या था? सबसे पवित्र नदी था। इसके बारे में ये कहा जाता है ना, सुनो, इसके बारे में ये कहा जाता है कि भैया ये राजस्थान, अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि राजस्थान का जो डिजायर मरुस्थलीय एरिया है वहां पर इसका जो है सब नष्ट हो गया है, और ये जो है घग्घर के रूप में अब बहता है। किसमें? घग्घर नदी देख लो ना, घाघरा नदी, तो घग्घर नदी के रूप में क्या करता है अब ये बहता है। इसके बाद ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्रमुख नदी जो थी वो क्या थी? सिंधु थी। सिंधु जो था इसका वर्णन ऋग्वेद में सबसे अधिक बार आया है। सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है, और इसे जो है ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख नदी माना जाता था। तो पवित्र क्या हो गया? सरस्वती, ठीक है। वर्णन ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। तो कहने का मतलब है अगर भौगोलिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम से लेके आपके उत्तर पूर्व से लेके मध्य तक क्या हुआ था? इस पूरी सभ्यता का विकास हुआ था। और इन्हीं नदियों के आसपास सिंधु की 7 सहायक नदियां जो थी वो कौन कौन सा? सिंधु की 7 सहायक नदियां जो थी वो, उसके बाद सिंधु की कितनी उपनदियां हैं? सिंधु की उपनदियां कितनी हैं? 5। सिंधु के उपनदियां 5 हैं, सहायक नदियां 7 हैं, ठीक ना। तो उसमें आपने पढ़ा होगा जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, और सतलज है, सरस्वती है, और कौन सा है? सिंधु तो है ही है, रावी, व्यास है, चेनाब है, ठीक है। तो ये सब क्या है? उसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु की 7 सहायक नदियां हैं, हम इसको पढ़ाए भी हैं। चलिए आगे चलते हैं, और बहुत ही आराम से आप इसको समझते जाइए, कुछ है नहीं, ठीक। अब आगे क्या है? तो ऋग्वैदिक काल का विभाजन, क्योंकि भाई पूरे ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो माना जाता है आपका कब भैया? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, ये इसका पूरा समय क्या किया जाता है? माना जाता है। तो इसका समय क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मान लिया जाता है। इसलिए इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। एक तो है आपका क्या? ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है आपका क्या? उत्तर वैदिक काल। इस ऋग्वैदिक काल को ही हम लोग कहते हैं पूर्व वैदिक काल। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड। क्या कहा जाता है? अर्ली वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। उत्तर वैदिक को कहा जाता है आपका लेटर वैदिक पीरियड। क्या कहा जाता है? लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। अगर इसके समय की बात करें तो इसका समय आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक क्या किया जाता है? माना जाता है। किसका? ऋग्वेद का। और उत्तर वेद की अगर बात करें तो इसका समय जो है आपका वो आपका 1000 से लेके लगभग 600 ईसा पूर्व तक क्या किया जाता है? माना जाता है। तो इस तरीके से इसको क्या किया गया है? 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पूरा ऋग्वैदिक काल जो है, पूरे ऋग्वैदिक काल का समय क्या है भाई? 1500 से 600। इसको हम लोग पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक के रूप में हम लोग एक भाग में डिवाइड करते हैं, और दूसरे भाग में हम लोग इसको लेटर वैदिक पीरियड यानी हम लोग उत्तर वैदिक काल के रूप में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इस काल में और इस काल में बहुत अंतर है, और उस अंतर को हम लोग आगे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में
और यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में कुछ क्या है, अंतर है। और उसी अंतर को हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, और वहां से परीक्षाओं में हमसे प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक, आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है, ठीक है, रहने दीजिए भी। आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। यहां तक बात समझ में आई सबको, समझ में आई सबको? अब हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ऋग वैदिक, सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे, और ऋग वैदिक कालीन हम लोग सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि यहां से परीक्षाओं में हमेशा क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम ऋग वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की बात करें, ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग वैदिक कालीन समाज का। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऋग वैदिक कालीन समाज का। तो भैया समाज की अगर बात करें तो जो समाज था वो क्या था, पितृ सत्तात्मक था। क्या था, पितृ सत्तात्मक था। यानी क्या होता था, पिता क्या होता था, परिवार का मुखिया होता था। और कई जगह वेदों में यह वर्णन है कि पिता को इतना अधिकार रहता था कि वो अपने संतान को बेच भी सकता था। ठीक है, आजो तो बेचाता हुआ जा दहेज के नाम पर, हमरे लड़का के 5 लाख चाहिए, एक फॉर्चूनर चाहिए, थार चाहिए, बुलेट चाहिए, आजो तो बिकाता हुआ जा। तो कहने का मतलब उस समय वैदिक काल में यह अधिकार था कि पिता अपने पुत्र को बेच सकता था। ठीक है, तो परिवार क्या था, पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, तो और समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो क्या होता था, परिवार। परिवार जो था वो क्या था, एक तरीके से समाज का सबसे छोटा इकाई। क्या था, समाज का सबसे छोटा इकाई था वो क्या था भाई, परिवार था। अब समाज की अगर बात करल जाए तो समाज में होला का, तो सबसे पहले तो भाई कहा वर्ग, कहा वर्ग है। ठीक, अब वर्ग की बात करें तो पूरा ऋग्वैदिक जो है समाज वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। किसमें, 4 में। पहला वर्ग जो था उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण। दूसरा जो वर्ग था उसको कहते हैं हम लोग क्षत्रिय। तीसरा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैश्य। और चौथा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शूद्र। तो इस तरीके से 4 वर्गों में पूरा समाज क्या था, विभाजित था। ठीक है, पहला वर्ग जो था वो क्या करता था, लोगों को शिक्षा प्रदान करने का और ज्ञान प्रदान करने का काम करता था। इसका दूसरा वर्ग जो था वो क्या करता था, समाज को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता था। तीसरा वर्ग जो था वो क्या करता था भैया, तो समाज की जीविका यानी व्यवसायिक संबंधित कार्य को करता था। और चौथा वर्ग जो था वो क्या था, इसको सेवक वर्ग कहते हैं। और ये वर्ग सभी वर्गों का क्या करता था, सहायता करता था। क्या करता था, सहायता करता था। यानी ये जो काम करते थे उस काम में इनका क्या करता था, सहायता करता था सेवक के रूप में। तो इस तरीके से जो है 4 वर्गों में क्या था, विभाजित था समाज। ठीक है, और इस वर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। कहीं कहीं वर्ण शब्द का अर्थ रंग होता है। क्या होता है, रंग होता है। आर्यों के अगर शारीरिक बनावट की बात करें तो कहा जाता था कि लंबे होते थे, उनका नाक चिपटा होता था, जो शरीर होता था और जो फेस होता था वो लाल होता था। ऐसे उनके शारीरिक बनावट के बारे में बात है। अब ये जो विभाजन था वो कर्म पर आधारित था। किस पे आधारित था, कर्म पे। क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक अंगिरस नामक ऋषि का एक युक्ति मिलता है, और उसमें कहा गया है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसने वाली है। यानी एक ही परिवार के लोगों का अलग अलग व्यवसाय था। क्या था, अलग अलग व्यवसाय था।
और उस व्यवसाय के आधार पर ही क्या किया जाता था, इसका विभाजन किया जाता था। तो पहले क्या हो गया, वैदिक कालीन समाज की बात करें तो 4 वर्गों में बटा हुआ था। परिवार जो था वो क्या था, पितृसत्तात्मक था, और परिवार जो था वो क्या था, समाज की सबसे छोटी इकाई थी। यहां तक समझ में आया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है आपके वर्ण शब्द का वर्णन सबसे पहली बार किया गया है, और शुद्ध शब्द का भी वर्णन क्या किया गया है, सबसे पहली बार किया गया है। हालांकि आप जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 मंडल है, और 1028 सूक्त है। समय की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है ना। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल कहा जाता है, बाद में जोड़ा गया। दूसरा और 9वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन है। ऐसा ऋग्वेद के बारे में क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग इसी में मतलब हम लोग पढ़ लेंगे क्या, स्त्रियों की दशा। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन क्या समाज पढ़ ही रहे हैं। तो समाज में भाई क्या होता है, समाज में भाई परिवार हो ही गया, वर्ग हो ही गया, अब क्या होगा, खान पान, स्त्रियों का दशा, मनोरंजन, यही सब रहता है समाज में। समाज में और कुछ रहा को भाई, समाज के अगर अंग का बात करल जाए, समाज के रहन सहन में भाई क्या, सबसे पहले हमने कह दिया क्या, समाज जो वो था वो क्या था, पितृसत्तात्मक था। कहो पितृसत्तात्मक था। सबसे पहले हमने विभाजन की बात किया, किसका बात किया, विभाजन, यानी वर्ग विभाजन का बात किए हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, वस्त्र, आभूषण, रहन सहन, खान पान, और स्त्रियों की दशा, और दूसरा क्या है भाई, मनोरंजन, और तीसरा है आपका क्या, अंत्येष्टि। क्या है, अंत्येष्टि मतलब मृत्यु। समाज में यह कुल न होला। तो विभाजन तो पढ़ ही लेना, 4 विभाजन था और कर्मों पर आधारित था, किसी को डाउट नहीं ना। वस्त्र आभूषण की बात करें तो सूती, ऊनी और रेशमी, तीनों प्रकार के वस्त्र थे। वस्त्र की 3 कैटेगरी थे। कितने कैटेगरी थे, 3। एक का नाम है वासस, अधिवासस और नीवी। वासस मतलब शर्ट, कमर से ऊपर पहनने वाला कपड़ा को वासस कहते थे। कमर के नीचे जो पहना जाता था उसको अधिवासस कहते थे। टोपी, पगड़ी, गमछा, दुपट्टा को क्या कहते थे, नीवी कहते थे। समझ में आ गया। तो वस्त्रों की 3 कैटेगरी थी। इसमें आपका सूती, ऊनी और रेशमी सभी प्रकार के वस्त्रों का प्रमाण मिलता है। रहन सहन के बारे में आपको पता ही है, ग्रामीण बस्तियां थी। खान पान की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। मांसाहार में मछली का सेवन सबसे ज्यादा होता था। किसका, मछली का सेवन सबसे ज्यादा होता था। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों को सभी प्रकार के अधिकार थे। ठीक है, स्त्रियों की जो दशा थी वो क्या थी, अच्छी थी। कुछ विद्वान स्त्रियों का भी नाम मिलता है, लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, ये सब कुछ वैदिक कालीन स्त्रियां हैं जिनको क्या कहा गया, विद्वान कहा गया। ठीक है, लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा और विश्ववारा। इसके साथ साथ स्त्रियों की बात करें तो सती प्रथा था नहीं, विवाह का छूट था। विवाह में अपना वर वो स्वयं से चुन सकती थी। कुछ स्त्रियां आजीवन विवाह भी नहीं करती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता। सती प्रथा था नहीं। ठीक है, स्त्रियों को हर प्रकार का अधिकार था। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों को कौन कौन से 2 अधिकार नहीं थे, कोई बता सकता है। ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों को कौन कौन से अधिकार नहीं थे, अक्षय बताओ। ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों के कौन कौन से अधिकार नहीं थे। 2 ऐसे अधिकार थे जो वैदिक कालीन स्त्रियों को नहीं था। नहीं, एक है आपका राजनैतिक। क्या है, राजनैतिक अधिकार स्त्रियों को नहीं था। इसके साथ आपका संपत्ति,
एक तो सब बता दे बोला, दूसरा कोई नहीं बताइए। तो दो प्रकार का अधिकार स्त्रियों को नहीं था। कौन कौन सा? एक तो राजनीतिक अधिकार नहीं था, कि मतलब आप राजनीति में भाग नहीं ले सकती, शासन नहीं चला सकती। दूसरा क्या था? आप संपत्ति में भी हिस्सेदारी नहीं ले सकती थी। अब तो भाई मोदी जी कर दिए है ना, सुप्रीम कोर्ट का, मोदी जी क्या, कोर्ट का ही आदेश है कि भाई पिता की संपत्ति में पुत्री का भी हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वैदिक काल में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था ऋग्वैदिक काल में। तो यहां तक बात समझ में आई। मनोरंजन के रूप में देखा जाए तो भाई घुड़सवारी, घोड़ा दौड़, घुड़दौड़ जो नोला, घोड़ा दौड़ हो गया, मछली पकड़ना हो गया, शिकार करना हो गया, ये सब क्या था? इनका मनोरंजन का साधन था। अंत्येष्टि की बात करें तो ये लोग शव को जलाते भी थे, जले हुए शव को मिट्टी के बर्तन में रखकर दफना देते थे, उसको नदियों में बहा भी दिया जाता था। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन मिलता है कहाँ? ऋग्वैदिक समाज में। तो हमारे हिसाब से पूरा का पूरा सामाजिक जीवन का होगल क्लियर होगल। ठीक, अब बात कर का भाई, तो चला चलते दूसरा वाला कॉन्सेप्ट कहा, राजनीतिक जीवन। दूसरा कहा राजनीतिक जीवन ना, दूसरा क्या है आपका? राजनीतिक जीवन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक क्या है? ऋग वैदिक काल का राजनैतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक जीवन। तो ऋग्वैदिक काल अगर यहां पे बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल में, यानी यहां पे ऋग्वैदिक काल में राजा का कॉन्सेप्ट नहीं था। किसका कॉन्सेप्ट? राजा। राजा का कॉन्सेप्ट क्या था? नहीं था। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि भाई राजा था और राजा क्या करता था? शासन करता था। ठीक है, राजा का वर्णन सबसे पहले कहां किया गया है तो जान लो, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा का वर्णन आया है। राजा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसमें आया है आपका? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक, और इसके बाद ऋग्वैदिक काल में अगर बात किया जाए, कुछ राजनीतिक जो है संस्थाएं थी, जैसे सभा, समिति और विदत। ठीक है, ये कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी जो राजा को राजपाट चलाने में क्या करता था? सहयोग करता था। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग, गांव के सदस्य लोग मिलकर ही क्या करते थे? अपना मुखिया चुनते थे, और वह मुखिया ही क्या करता था? सारी व्यवस्थाओं को चलाता था। ठीक है, क्या करता था? चलाता था। उसके बाद सभा, समिति और विधत, ये क्या थी? संस्थाएं थी। क्या थी? संस्थाएं थी। अगर सभा की बात करें तो इसका वर्णन ऋग्वेद में 8 बार है, समिति का वर्णन 9 बार है, और विदत का वर्णन 22 बार। इसका कुल 22 बार क्या है? ऋग्वेद में वर्णन है। आज एकदम ऐसा वैदिक काल आपको बता देंगे, आप अच्छे से सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। एक भी प्रश्न आपका अगर वैदिक काल का आएगा तो पढ़ाए हुए चीज से आएगा, अलग चीज से नहीं आएगा। हाँ, सामवेद में नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण। देखिए, सामवेद बाद का वेद है ना, क्योंकि ऋग्वेद पहला वेद है, और ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय और कौशितकी है। तो ऐतरेय ब्राह्मण सामवेद से पहले का हो गया ना, सामवेद से पहले ना हो गया। तो इसलिए सबसे पहले राजा का वर्णन किसमें आया है? ऐतरेय ब्राह्मण में आया है। ठीक है, इसके साथ साथ सभा, समिति और विदत कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी। जैसे सभा की बात करें तो जो वयोवृद्ध लोग होते थे गांव के, वो इसके सदस्य होते थे, युवा भी इसके सदस्य होते थे। लेकिन सभा क्या करता था? केवल न्याय, मतलब जो न्याय से संबंधित जो विवाद होता था उसमें क्या करता था? भाग लेता था। समिति की बात करें तो इसमें वयोवृद्ध और यंग दोनों लोग इसके सदस्य होते थे, और ये राजा पर नियंत्रण करते थे। और विदत की बात करें तो सभी सम्मानित व्यक्ति,
स्त्रियां भी विदत की क्या होती थी, सदस्य होती थी। और इन सभी का निर्माण किया गया था राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए। देखिए, राजा अगर पूरे इनके राजनीतिक स्थिति को समझना हो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। राजनीति का या समाज का सबसे छोटा इकाई जो था वो क्या था, परिवार था। और परिवार को मिलाकर क्या बनता था, कुल। कुल से क्या बनता था, गांव। गांव से क्या बनता था, क्या था भाई, गांव था। गांव से बनता था क्या, विश्व। क्या बनता था, विश्व। विश्व से क्या बनता था, जन। और जन से क्या बनता था, जनपद या राष्ट्र। जनपद या राष्ट्र। अब देखिए, सबसे छोटी इकाई ये और सबसे बड़ी इकाई ये। समझ में आ गया कि नहीं, हम इतना समझ में आ रहा है। चलिए हम इसको अच्छे से बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऋग वैदिक कालीन राजनीति, यही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो भाई सबसे पहले क्या था, परिवार। परिवार के बाद आता है क्या आपका, कुल। कुल से क्या आता है आपका, गांव। गांव से क्या आता है आपका, विश्व। विश्व से क्या आता है आपका, जन। और जन से क्या होता है आपका, जनपद या राष्ट्र। ठीक, तो इस तरीके से क्या था, उनका पूरा जो है राजनीतिक स्ट्रक्चर बना हुआ था। जनपद या राष्ट्र जो होता था इसको हम लोग कहते थे जनपति कहते थे, या तो हम लोग इसको कहते थे क्या, राजा। क्या कहते थे, जनपति कहते थे या कहते थे राजा। परिवार का जो मुखिया होता था वो कौन होता था भाई, तो पिता। ठीक है। और कुल का जो मुखिया होता था उसको कहते थे क्या, कुलप। क्या कहते थे, कुलप। गांव जो होता था उसको कहते थे मुखिया या ग्रामीण। क्या कहते थे, मुखिया। ठीक है। इसको कहा जाता था विस्पति। क्या कहा जाता था, विस्पति। ठीक है। इसको कहा जाता था, आपका जन की बात करें तो जन में आते थे क्या, पंचजन। कौन आता था, पंचजन। पंचजनों की बात करें तो इसमें आते हैं आपका अनु, यदु, द्रुहु, पुरु और पूर्वस। ये क्या है, पंचजन है। 1 2 3 4 5। पंचजन का मतलब कि कहा, छोटा छोटा गांव समुदाय, कोनो व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति नहीं। इस जनों का तो ग्रुप था। क्या था, समूह था। अनु समूह, यदु समूह, द्रुह समूह, पुरु समूह और पूर्वस। तो इसमें यदु और जो पुरु थे, ठीक है, यदु और पुरु को क्या किया जाता था, उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता था। इसके साथ साथ कुछ कुछ जन और हैं, जैसे भरत जन। और इसके बाद आता है क्या, पुरु जन। भरत जन और पुरु जन में ऋग्वेद में वर्णन है कि भैया कहा, परुष्णी नदी के किनारे। कहा, परुष्णी नदी के किनारे क्या हुआ था, राजा सुदास और हाँ, राजा सुदास का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। किससे युद्ध हुआ था, तो यही पुरुजन और पंचजन से हुआ था, जिसको हम लोग देखिए 10 राज युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध के जानले काहे कहलन, हाँ, 10 राग युद्ध से कहलन कि 5 जन तो ई हो गईलन, जेके पुरुजन कहलन। ओकरे बाद यदु और पंचजन तो ही हो गए। ठीक है, सुनो, पंचजन ये हो गए और 5 जो थे वो क्या थे, पुरु थे। तो 5 5 मिलाकर कितने हो गए, 10 हो गए। इसलिए इसको 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है।
ठीक है, कहा जाता है कि भरत जन क्या था, एक कबीला था। क्या था? कबीला था। और इसके प्रारंभ में जो गुरु थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। कौन था? विश्वामित्र थे। बाद में क्या हुआ कि भरत जन वालों ने, यानी ये जो भरत जन के लोग हैं, उन लोगों ने विश्वामित्र को क्या किया? गुरु से हटा दिया। और गुरु किसको मान लिया? वशिष्ठ को। किसको मान लिया? गुरु किसको मान लिया ये लोग? वशिष्ठ को। कौन? भरत जन वाले। तो भरत जन वाले किसको गुरु मान लिए भैया? वशिष्ठ को गुरु मान लिए। ठीक है। और पहले कौन था? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र नाराज हो गए और विश्वामित्र जाके मिल गए किसे? इन्हने से, पुरुजन से। किससे मिल गए? अरे राजा सुदास से कैसे मिलेंगे? राजा सुदास तो भरत जन के ही थे ना। अरे यार, हम जो बता रहे हो नहीं समझ रहे हो। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भरत जन है, भरत जन के जो सबसे ये युद्ध हुआ क्यों था? तो भरत जन के जो गुरु थे वो पहले थे विश्वामित्र। कौन था? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को भरत जन वालों ने क्या किया? गुरु पद से हटा दिया। ठीक है। और अपना गुरु बना लिया किसको? वशिष्ठ को। तो विश्वामित्र को यह बात बुरा लगा कि भरत वाले हमको हटा दिए। तो ये पहुंच गए कहां? पुरु वालों के पास। और पुरु वालों के साथ उनको चढ़ाए। और फिर क्या हुआ? दशराग युद्ध हुआ, जिसमें कि वशिष्ठ के जो राजा थे सुदास, उनका क्या हुआ? विजय हुआ। अब समझ में आया ना? समझ? तो कहा जाता है कि इसी भरत जन से ही आपके देश भारत का क्या पड़ा था? नाम पड़ा था। ठीक। जो भारत नाम है वो इस भरत जन के नाम से ही क्या पड़ा है? आपके देश का नाम भारत पड़ा है। यहां तक बात समझ में आई? कहीं किसी को कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है ना? एकदम पूरा है। एक बार वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व छोड़िए। अब हो गया क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? सामाजिक जीवन हो गया, राजनीतिक जीवन हो गया ना। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक जीवन। और लगा दे रहे हम यहां। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। ठीक। तो आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो किस काल का पढ़ रहे हैं हम लोग? ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। किस काल का पढ़ रहे हैं हम लोग? ऋग्वैदिक काल। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आर्थिक जीवन में आता है आपका, सबसे पहले आता है भाई कृषि, आता है पशुपालन, आता है व्यापार, आता है और वाणिज्य आता है। ठीक है। यही सब ना आएगा। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। जान लीजिए, ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। उत्तर वैदिक कालों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ठीक। तो यहाँ पर इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और पशु में गाय को सबसे ज्यादा महत्व था। किसको? गाय को। गाय को अघन्या कहा गया है वेदों में, न मारने योग्य। क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। और गाय जो था वो मुद्रा के रूप में चलन था, विनिमय के माध्यम भी था। ठीक है। और मृत्यु दंड का प्रावधान कहीं नहीं मिलता, तो गाय दंड ही दिया जाता था व्यक्ति को। किसी प्रकार के अपराध के लिए गाय दंड दिया जाता था। मतलब कि ये पाप करोगे तो तुमको 2 गाय देना है, ये पाप करोगे तो तुमको 4 गाय देना है। मतलब हर तरफ खाली गैये गैया रहल, हर जगह खाली गैया गैया। एक मतलब ये थोड़ी कि बैल नहीं रहल। अरे बैल रहल, बिना बैल के थोड़ी गैया घूमत लेन। तो गैया और बैल दोनों रहल, लेकिन महत्व सबसे ज्यादा देवल रहल गाय के। ठीक। व्यापार के बात करल जाए तो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में 100 पतवार वाले नाव का वर्णन है। जैसे कि व्यापार आंतरिक रहल, बाहर दोनों व्यापार रहल। तो व्यापार का भी कॉन्सेप्ट मिलला। मुद्रा के रूप में जो ना निष्क प्रचलित रहल। का रहल? निष्क। कहीं कहीं निष्क का आता है वर्णन। और टैक्स के बारे में भागदूत, किसका नाम आता है? भागदूत। भागदूत को क्या कहा जाता था?
टैक्स कहा जाता था। और भागदूत वह व्यक्ति होता था जो टैक्स को क्या करता था, कलेक्ट करता था। क्या करता था, कलेक्ट करता था। तो भागदूत नामक एक अधिकारी होता था जो टैक्स कलेक्ट करता था। समझ में आ गया ना। तो आर्थिक जीवन तो ये हो गया ऋग्वैदिक काल का, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हुआ। अब हो गया आपका अंतिम क्या, धार्मिक। क्या है बच्चा भाई, धार्मिक बचा है ना। तो हम अब अंतिम पढ़ा देते हैं आपका क्या भाई, ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन ना। धार्मिक जीवन की बात करें तो इनका जो धर्म था वो क्या था, प्राकृत था, यानी प्रकृतिवादी थे। और यहां का सर्व प्रमुख देवता जो था उसका नाम क्या था, इंद्र था। इंद्र का ऋग्वेद में वर्णन 250 बार आया है। इतना इतना डीप बता दे ना कि तो लोग याद करते रहे बा। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किसका वर्णन है, हा? नहीं, जन का। जन का लगभग 275 बार वर्णन है। तो 275 ज्यादा है कि 250? जन मतलब वही भरत जन, पुरु जन, पंच जन, ठीक है। जन से ही जनपद बना। जन जो था वो छोटे छोटे लोगों का क्या था, समूह था, जिसमें भरत जन, पुरु जन, पंच जन ये लोग आते थे, ठीक है। तो जन शब्द का वर्णन ऋग्वेद में 275 बार हुआ है और इंद्र का वर्णन कितना हुआ है, 250 बार। तो सबसे अधिक बार क्या होगा, जन। कभी पूछा कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन के कर तो जन कह, ठीक है। कौन नदी का तो सिंधु कह। गंगा का कितना बार है तो 1 बार है। यमुना कितना है, 2 बार है, 3 बार, सॉरी 3 बार है। सबसे पवित्र नदी कौन है ऋग्वेद का, तो सरस्वती है। ये सब याद रहे, ठीक है। यही से प्रश्न पूछला। जन 275 बार हो गल। अब ई देवता के अपने 3 कैटेगरी में बांट दिले रहलन। का भैया, अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष देवता, आकाश देवता और पृथ्वी या स्थानीय देवता। तो इस तरीके से ये देवताओं को अलग अलग कैटेगरी यानी 3 कैटेगरी में क्या किए थे, बांट दिए थे। और इस तरीके से बांट कर उनका क्या करते थे, पूजा करते थे। हालांकि नारी पूजा और स्त्री पूजा का वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता है, उत्तर वेद में क्या है, मिलता है। तो ऋग्वैदिक कालीन हमारे समझ से धार्मिक जीवन भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो पूरा ऋग्वैदिक काल हम लोग का होगा, क्लियर होगा। अब यहां देखा, समझा, बहुत बढ़िया से समझा एकदम। इधर हो गया हम लोग का देखा, अगर इधर देखा जाए तो इधर हो गया भी हम लोग का क्या, ऋग्वैदिक काल। और इधर हो गया आपका क्या, उत्तर वैदिक काल, ठीक। अब दोनों में अंतर कहा, यहाँ का समाज तू पढ़ लेला, समाज पढ़ लेला ना। समाज क्या था, वर्ग में था। और वर्ग कितने थे, 4 थे। चारों वर्ग जो था वो क्या था, कर्म पर आधारित था ना। यहाँ के समाज गड़बड़ा गल। यहाँ समाज में क्या हो गल, जन्म हो गया। और क्या हो गल भैया, जाति व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का उदय हो गया। समझ गए यहां पर। अब यहाँ की राजनीति की बात करें तो आपने पढ़ा कि भाई यहाँ राजनीति के रूप में क्या था, परिवार, संस्था, कुलीन, कुलप ये था। यहां अगर राजनीति की बात करें तो यहां राजनीति में अगर देखें तो सीधे क्या हो गया भाई, राजा हो गया। और राजा के 12 रत्नी होते थे। कितने होते थे, रत्नी, ठीक है। ये लोग मिलकर क्या करते थे, शासन चलाते थे। सभा समिति विधत कोई मतलब नहीं रह गया था। अब इसके बाद आर्थिक जीवन में आते हैं हम लोग।
यही नाले कुल क्लियर हो जी। आर्थिक जीवन के बात करें जाए तो इधर का आर्थिक जीवन में देखा जाए तो मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, भूल गए? क्या था? पशुपालन था। यहां मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? मुख्य व्यवसाय क्या हो गया आपका? कृषि हो गया। क्या हो गया? कृषि हो गया। ठीक है। अब यहां पर धार्मिक अगर देखा जाए तो यहाँ तीन देवता थे ही। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर आ गया जो है मोक्ष का कॉन्सेप्ट। किसका? मोक्ष का कॉन्सेप्ट। और आ गया सबसे पहले क्या? पुरुषार्थ। क्या आ गया? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने हैं? चार। कौन कौन है भैया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद क्या आ गया? आश्रम व्यवस्था। क्या आ गया? आश्रम व्यवस्था। ठीक। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो आश्रम भी कितने हैं? चार। ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है। ये चार क्या थे? आश्रम थे। आश्रम के बाद आ गया संस्कार। क्या आ गया? संस्कार। संस्कार कितने थे भैया? तो 16। ठीक है। उसके बाद यहां पर विवाह का भी कॉन्सेप्ट आ गया। क्या आ गया? विवाह। और कुल कितने विवाह थे? 8। कितने विवाह थे? 8। जिसमें 4 को सामाजिक मान्यता था और 4 को सामाजिक मान्यता नहीं था। ठीक है। गांधर्व, राक्षस, पैशाच और असुर, इस 4 को मान्यता नहीं था। देव, ऋषि, आर्य, ये सब जो था वो क्या था? उसको मान्यता था। प्रजापति, देव, आर्य, इस राष्ट्र ऋषि विवाह, ये सब जो था, जो इसको क्या था? मान्यता था। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया था कहां? आपका उत्तर वैदिक काल में। और उसके बाद भारत में बहुत सारे दर्शन का उदय हुआ। जैसे एक आता है षड दर्शन। षड दर्शन जैसे कि 7 दर्शन। भारत के मूल दर्शन कितने हैं? भारत के मूल दर्शन कितने हैं? दर्शन कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7 है। कौन कौन सा है? किसी को याद है? षड दर्शन। हाँ, ऐसे याद। ई एस पी यू वी। कितना? 1 2 3 4 5 6 और 7। याद कर ले। 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले चारवाक, दूसरा सांख्य, तीसरा योग, चौथा न्याय, पांचवा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और अंतिम वैशेषिक। अच्छी ना? ऐसे कंपटीशन ना क्वालिफाई होला, समझला? अब इन पूरा इतिहास तो दिन भर बैठा हम पूरा इतिहास पढ़ा दे। एक ना नोट्स देखब ना किताब देखब, पूरा एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, पूरा एक एक लाइन पढ़ा दे लगातार। और एक को ना किताब देखब ना कुछ देखब ना कुछ। कहे का मतलब था कि तो लोग थोड़ा सा वो हिसाब से तैयारी करा। अगर आप ऐसे तैयारी नहीं करेंगे तो आप देखिए चीजों को कंठस्थ नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर वो आपका तैयार नहीं होगा। ठीक है। तो चारवाक हो गया, सांख हो गया, योग है। अब चारवाक का बात करें तो चारवाक का कौन है? अगर चारवाक की बात करें तो चारवाक क्या है? इसका जनक कौन है? चारवाक है। सांख्य का कौन है? गौतम। गौतम है। ठीक है। योग का कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है।
उसके बाद न्याय का कौन है? जैमिनी है। ठीक, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा किसका है? ये हमको भी नहीं याद है। वैशेषिक कौन है? कणाद है ना? कणाद है, कणाद। ठीक, तो कुल इतने आपके क्या है? षड दर्शन है। इसके अलावा और आता है दर्शन में, आप पढ़ेंगे तो जैन दर्शन देखिए। इसके बाद जैसे कि आपका चारवाक दर्शन हो गया, सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक तो हो ही गया। इसके बाद कुछ और दर्शन आते हैं, जैसे आता है आपका क्या? बौद्ध दर्शन। क्या आता है? बौद्ध दर्शन आता है। हाँ, अच्छा, तो न्याय का वही मिला लीजिएगा। न्याय का आप ही पता है ना, न्याय का गौतम है, सॉरी न्याय का गौतम है, मिला लीजिएगा एक बार, हो जाता है। और सांख्य का कौन है? कपिल, सॉरी सांख्य का कपिल, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक, इसका पूर्व मीमांसा का जैमिनी, और इसका वज्रायण है ना, वज्रायण है ना उत्तर मीमांसा का। ठीक, इसके बाद और दर्शन आता है, बौद्ध दर्शन आता है, जैन दर्शन आता है, उसके बाद आजीवक आता है। क्या आता है? आजीवक आता है, अक्रियावादी आता है, अक्रियावादी आता है, फिर आता है आपका अद्वैतवाद, फिर क्या आता है? दैत्यवाद, दैत्यवाद, पदार्थवाद, पदार्थवाद। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब भी क्या है? दर्शन है। दैत्य देवता, और एक और आता है शुद्ध दैतावाद। ठीक, तो ये सभी अभी हम दर्शन आपको पढ़ाएंगे, तो इसको अभी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब उत्तर वैदिक काल और सूत्र काल के अंतर्गत आता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से पूरा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों ही हम लोग क्या किए? अच्छे से कवर कर लिए। पूरे वीडियो को आप अच्छे से क्या करिएगा? एक बार देख लीजिएगा। और मैं ये कह रहा था कि लगातार याद करने का मतलब इसलिए कहते हैं कि आप लोग भी चीजों को याद करिए। ठीक है, अगर आप YouTube से और अदर जगह से ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी कभी हो नहीं पाएगी। आप जब तक चीजों को डिस्क्रिप्टिव नहीं जानेंगे, जैसे कि आज हम लोग एक सवा घंटा लेक्चर लिए, और एक सवा घंटा में हम लोग पूरा का पूरा वैदिक काल अच्छे से सुन लिए, नोट कर लिए। अब ये चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यही अगर YouTube से या YouTube के ऑप्शनल और फैक्चुअल किसी अन्य किताब से फैक्चुअल पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, तो वो तैयार नहीं होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि ज्यादा से ज्यादा किताब को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर सुनिए, ऑब्जेक्टिव लेक्चर मत सुनिए, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर सुनिए। जितना डिस्क्रिप्टिव लेक्चर सुनेंगे उतना ही बढ़िया आपका क्या होगा? तैयारी होगा। तो कल से हम लोग थोड़ा सा सूत्र काल के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन, और इसके बाद हम लोग का महाजनपद काल आएगा। तो कल से हम लोग प्राचीन भारतीय धर्म स्टार्ट करेंगे, जिसमें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव और शाक्त, कुल 5 धर्मों के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो लोग वीडियो पे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।